Hello dear students, I hope you all are fine at your places beta. So welcome to Nexus classes. जैसा कि बेटा हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, that was the biotechnology principle and processes. This is the last video of the chapter. इसमें हम पूरी की पूरी recombinant DNA टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे. ओके सो ये इस चैप्टर का सारा कह लो कि जॉइंट वेंचर होगा. इसमें सारा का सारा हम पीछे वाला ज्वाइन करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि टेक्निक हो कैसे रही है. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. हाँ जी, सो व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, जो हमारा डीएनए है डिजायर्ड है उसकी आइसोलेशन की हमने, उसको निकाला. ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. अब हमने उस डीएनए के ऊपर कट लगाई है स्पेसिफिक लोकेशंस पे, और आप मुझे बताएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट. बिल्कुल सही, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. हम एक एक स्टेप को और डिटेल में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. जो हमारी डीएनए फ्रेगमेंट है उसकी आइसोलेशन, उसको निकालना, उसको करना. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं. उसके बाद होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जीन यूजिंग पीसीआर. पीसीआर भी हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद क्या होगा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. होस्ट सेल में डाला. उसके बाद क्या होगा, ऑब्टेन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट. अब उसको जब हमारे पास बहुत सारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट हो गया, फिर उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करेंगे ताकि हम उसको मार्केट में सप्लाई कर सकें फॉर द यूज़ ऑफ मार्केट. ठीक है, सो हम एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे एंड एवरीथिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस वीडियो में ना साथ में हमने दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ द एग्रोज जेल के बारे में पढ़ना है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा हमने पढ़ना है पीसीआर के बारे में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और जब ये लास्ट सेशन होगा तब हम बायोरिएक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. ये पहला स्टेप है, डीएनए की आइसोलेशन करनी. अब बेटे जो हमें डीएनए की आइसोलेशन करनी है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमें वो डीएनए या जीन निकालना है, सबसे पहले हमें उस सेल वॉल को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरिया का कोई जीन चाहिए, तो हमें बैक्टीरिया की पहले सेल वॉल को तो तोड़ना पड़ेगा ना. उसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर कोई प्लांट सेल वॉल है तो प्लांट सेल वॉल को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज, डेफिनेटली. फंगस सेल वॉल को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ काइटिनेज. अगर आरएनए है, आरएनए को ब्रेक करना है तो वो ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियस. और अगर प्रोटीन है उसको तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज. इसके अलावा बेटे अगर हमें किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मतलब सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, तो बेटे वो हम नॉर्मल डिटर्जेंट से भी ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नॉर्मल डिटर्जेंट से भी हम उसकी सेल मेम्ब्रेन को कट कर सकते हैं. ओके, अब हमने कट लगा दिया. जब हमने कट लगा दिया तो उसकी सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स ख़राब हो गई, टूट गई, कट लग गए उसमें, उसका डीएनए सारा का सारा घुल गया. अब हमें अपना डीएनए निकालना है, जो हमारा डीएनए है. अभी तक हमने डिज़ायर्ड नहीं निकालना, बल्क वाला डीएनए निकालना है. तो जो बल्क वाला डीएनए होगा वो कैसे निकालेंगे, अब उसमें हम ऐड कर देंगे चिल्ड इथेनॉल. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दी अब उसमें. नाउ डीएनए प्रेसिपिटेट्स एज अ फाइन थ्रेड सस्पेंशंस. अब डीएनए प्रेसिपिटेट थ्रेड लाइक खुल जाएगा बिल्कुल. Precipitates collected by spooling. This is very important. That step is called as spooling. Now, इस चीज़ को समझने के लिए ये देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको. टेस्ट ट्यूब में देखिए ये जो डीएनए है इसको एक स्पून की मदद से बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, नॉक जैसा स्पून है. दिस इज होल अ डीएनए. और ये कैसे बना, विद द एडिशन ऑफ दिस चिल्ड इथेनॉल. दिस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग. ठीक है, जस्ट लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली. मैं इसको रब कर देती हूँ. जस्ट सी दिस इज द स्पूलिंग. ओके, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए जो ऊपर प्रेसिपिटेट बन गया है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, उसको बाहर निकालेंगे हम लोग. ओके, अब हमारे पास ये डीएनए बाहर आ गया. अब इस डीएनए से भी तो हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालना है ना, हमारा इतना लंबा थोड़ी करेंगे. अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में
कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। अब इतना लंबा डीएनए हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसका कुछ एक हिस्सा ही चाहिए। जैसे मान लीजिए इतना लंबा डीएनए, हमें थोड़ी इतना लंबा डीएनए चाहिए, हमें तो उसकी कुछ एक स्पेसिफिक साइट चाहिए। जैसे मान लो मुझे ये साइट चाहिए बस, तो इस साइट के ऊपर हम लोग एक्ट कराएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। अब मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताए, फिर मैंने ये भी बताया था इसमें एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में, एक्सोन्यूक्लियसिस के बारे में, टाइप्स ऑफ कट कैसे लगाते हैं, स्टिकी एंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एक स्पेसिफिक जगह पर ही कट लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट। सिर्फ रिकॉल करा रही हूँ आपको रिस्ट्रिक्शन साइट। अगर आप ये नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस डू वॉच दैट, ओके। रिस्ट्रिक्शन साइट, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट की नेचर कैसे होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक, है ना, पैलिंड्रोमिक नेचर, आगे से भी सेम पीछे से भी सेम, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसकी बात करेंगे बेटा इसकी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये नहीं हमने पहले पढ़ा। यूज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली में पता लगाने में यूज़ होती है कि क्या ये चीज़ कैसे हो रही है, क्या हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है या डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी की सारी टेक्निक्स, ओके। नाउ कट आउट। अब पहले ना हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझ लेते हैं, फिर ये नेक्स्ट स्टेप हमें समझ आएगा। अब बेटे ये जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बेटा एक टेक्निक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटे ये टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम अपना डीएनए फ्रेगमेंट निकालते हैं, ठीक है। वी गेट आवर डीएनए फ्रेगमेंट। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट आई वो किस बेसिस पे हमें मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, साइज कितना है, ठीक है, साइज कितना है ये भी मैटर करता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, है ना, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फिर डेंसिटी भी तो मैटर करेगा ना कि कितना डेंसिटी या वोल्टेज, इसको ऐसे वोल्टेज ही लिख देते हैं बेटा, वोल्टेज कितनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मदद क्या करेगी, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा हमें एग्रोस जेल अगार, ठीक है, एग्रोस जो होती है जेल वी बेसिकली गेट फ्रॉम रेड एल्गी, हमें ये रेड एल्गी से मिलती है, ठीक है। लिख देती हूँ, फ्रॉम रेड एल्गी बेसिकली वी गेट इट। नाउ बेटे क्या होता है, इसके अलावा हम इसमें बफर ऐड करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक। बेटे चलो आगे डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। क्या होता है, इसमें हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को डालना है जो हमने स्पूलिंग की मदद से बाहर निकाले आफ्टर द यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कि इस डीएनए के ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया, फिर हमने इस डीएनए की किया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। डीएनए जो होता है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, दैट यू ऑलरेडी नो। सॉरी बेटा, नेगेटिवली चार्ज का मतलब है साथ में हमने यहाँ पर कनेक्ट किया इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी मींस एक साइड पे होगी कैथोड और एक साइड पे होगी एनोड। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। एक चीज़ क्लियर। अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड जाएगा, जितना ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना कम दूर जा सकेगा, जितना ज़्यादा इसका साइज़ होगा उतना भी कम दूर जा सकेगा, और डिपेंड करता है हम वोल्टेज कितनी दे रहे हैं इसको। ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है ना इस चीज़ के फ्लो के लिए। अब क्या होता है, ये जो एग्रोस जेल होती है ना इसमें हम बेटा पिट्स बना देते हैं, खड्डे, ठीक है। पिट्स में हम अपना सैंपल छोड़ देते हैं, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स 1 2 3 4 ये सैंपल्स छोड़ दिया। अब ये देखिए ये सिर्फ यहाँ तक गई है, ठीक है, ये सेकंड वाला यहाँ तक गया, थर्ड वाला यहाँ तक गया, और आप देख सकते हैं फोर्थ वाला सबसे दूर तक गया, यहाँ तक, लास्ट तक। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ सी लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। बेसिकली इसको समझने से पहले देखिए, ये थोड़ा सा मैं डार्क पेन यूज़ करती हूँ, माइट बी इट वॉन्ट बी विजिबल। हाँ जी, फोर्थ में देखिए ये सबसे दूर तक गई है, इसका मतलब ये वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये स्मॉलेस्ट साइज़ की है,
और जितनी छोटी साइज़ की होगी उतनी ही दूर तक जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल जो सबसे आगे है ये क्या है, लार्जेस्ट साइज़ की, और ये वेल्स हैं, वेल्स मीन्स पिट्स, जैसे मैंने बात की, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये कनेक्ट होगी टू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। तो अब मैं अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो होगा इसको ऐसे काटेंगे। मान लीजिए मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ये वाला। मैं क्या करूँगी, एग्रोस जेल के यहाँ पर कट लगाऊंगी, ठीक है। जब मैंने इसको कट लगाया तो मैं अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इसमें से निकालूंगी। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूजन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कट लगाएंगे इसको और निकाल लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, यहाँ पर एक ना डाई होती है, दैट इज द इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये यूज़ करते हैं हम लोग चेक करने के लिए कि क्या हमारा जीन फ्लो हो रहा है, जो हमारी डीएनए फ्रेगमेंट्स डाली हैं क्या वो फ्लो कर रही हैं कि नहीं कर रही। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एक्सपोजर करते हैं इसका यूवी रेज का, ठीक है, एक्सपोजर टू यूवी रेज। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, डाई है जो यूज़ की जाती है देखने के लिए इस चीज़ को, ठीक है बेटा। So this is all about agarose gel electrophoresis. This is also very important. You should know the principles behind this. क्या क्या प्रिंसिपल था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ जी, अब हम वापस आ जाते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाई इल्यूजन प्रोसेस, वो मैंने बता चुकी हूँ आपको। नाउ cut out gene of interest from the source DNA and cut the vector with the species are mixed and ligate with the help of ligase enzyme results in recombinant। जैसे मेरा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये वाला, ये येलो वाला आ गया। अब मुझे इसको बेटा प्लाज्मिड में भी तो एंटर करना है ना, ये रही डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसके ऊपर भी कट लगा, ये लगा कट। अब मेरे पास बन जाएगी एक नई चीज़, ये रहा, और इसमें मैंने साथ में इंसर्ट कर दिया अपना, ये रहा, सॉरी द कलर इज चेंज्ड, ये रहा ये, और ये बन गया मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस लाइन इज वाज दैट। हाँ जी, अब ये वीडियो भी फोटो भी क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बेटे नेक्स्ट प्रोसेस इज द यूज़ ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, सॉरी, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। बेटे पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर टेक्निक बेटा हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके, ठीक है, ज़्यादा कॉपीज़ बनाने के लिए। इससे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, डिज़ायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं, ताकि फिर हम उनको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। अब बेटे पीसीआर टेक्निक होती कैसे है ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअली एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये जो पीसीआर टेक्निक थी ना, दिस वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैरी म्यूलिस, ठीक है, कैरी म्यूलिस ने दी थी, और इसके लिए बेटा इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, कैरी म्यूलिस, एंड ही ऑल्सो गॉट द नोबेल प्राइज़। तकरीबन ये बात होगी मुझे लगता है 1988 की या 89 की, इतनी सी बात होगी, ठीक है। अब पीसीआर टेक्निक में क्या होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, नंबर 2 इज एनीलिंग, नंबर 3 इज एक्सटेंशन। 1 2 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स मिलके एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये स्टेप होता कैसे। सबसे पहले बेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला रेड है, दिस इज़ द रीजन टू बी एम्पलीफाइड। इस रीजन को सिर्फ हमने एम्पलीफिकेशन करनी है, बाकी की नहीं करनी। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहले बेटा हम इसकी कराएंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो इसमें बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डीनेचुरेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होगी, ठीक है। और ये होगा तकरीबन 1 मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट,
ठीक है। हाइड्रोजन ब्रेक बॉन्ड कैसे होंगे, जब बेटे हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली डीनेचुरेशन होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर विल बी अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर दिया डीएनए स्ट्रैंड को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। ठीक है, तो जो हमारा मेन रीजन टू बी एम्पलीफाइड है, ये वाला मेन रीजन है टू बी एम्पलीफाइड। ठीक है, अब इसको हीट दिया, कितना हीट दिया 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। अब उसके बाद क्या होगा, फिर उसके ऊपर बेटे आरएनए प्राइमर रन करेगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर रन करने के बाद क्या होगा, इट विल बी ऑलमोस्ट फॉर 45 सेकेंड्स। ठीक है, आरएनए प्राइमर रन किया और उसने इसको जोड़ना शुरू कर दिया। दैट टेक्निक वाज देयर वन मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। सो अब 45 सेकेंड्स के लिए क्या होगी बेटा, इसमें एनीलिंग होगी और इसमें टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस से लिख देती हूँ टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटे क्या होता है, इसमें हम साथ में एक टैग पॉलीमरेज डालते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस कुछ एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बेटे ये जो टैग पॉलीमरेज है ना, मैं इधर लिखती हूँ, टैग पॉलीमरेज। बेटे दिस अराइज फ्रॉम वर्ड थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, और इसकी खासियत है ये बेटा इट कैन लिव एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड। अब उसके बाद बेटे क्या होगी, इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन होगी एट ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एम्पलीफाइड, इतनी बिलियन कॉपीज़ आ जाएंगी इन 30 साइकिल्स। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इलोंगेशन भी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए चलेगी। ये सारे के सारे 3 स्टेप्स थे। नंबर 1 वॉज डीनेचुरेशन, नंबर 2 वॉज एनीलिंग एंड नंबर 3 वॉज एक्सटेंशन। So this is very important, this is the basic behind the PCR technique. Okay, so basically why we are using this PCR technique, just to get the multiple copies. ठीक है, multiple copies of the DNA fragment। लिख दूँ मैं यहाँ पर, लिख ही देती हूँ लाइन, to get multiple copies of the DNA fragment। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ PCR। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। नाउ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल एंड ऑर्गेनिज्म, वी हैड ऑलरेडी डन। इसमें लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट तो आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम कैसे इंसर्ट कराएंगे, या तो हम यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम आयंस केटाइंस, है ना, पहला ये था। दूसरा क्या था, विद द हेल्प ऑफ हीट शॉक मेथड, है ना, लिख देती हूँ सारे। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसमें जीन गन ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं बेटा माइक्रो इंजेक्शंस। इसके अलावा कई बार हम वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल। ओके, सो these are the way in which there is we can insert the recombinant DNA into the host cell। ओके, सो आगे चलते हैं। हाँ जी, नाउ व्हाट इज़ दिस, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। बेटे दीज आर द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स की मदद से क्या होता है, हम लोग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स की मदद से क्या होता है बेटे, अगर तो हमें कोई चीज़ लार्ज स्केल पे बनानी है, ठीक है, स्मॉल स्केल की तो बात ही कुछ और है ना, अगर हमने स्मॉल स्केल पे कुछ बनाना है तो वो तो हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं आराम से, और वो नॉर्मल DNA जब होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो हमारा जीन प्रोडक्ट मिलेगा, बट इन लेस क्वांटिटी। दैट इज़ वाई फॉर लार्ज स्केल वी यूज़ दिस बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स की टेक्निक क्या होती है, हमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, वी कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसके लिए ये 2 बायोरिएक्टर्स हैं, द डायग्राम्स आर देयर इन द NCERT। अब बेटे ये दोनों जो बायोरिएक्टर्स होते हैं
यही मदद करते हैं जिसमें हमारा जीन प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे नॉर्मल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर कोई लैब में हम काम कर रहे हैं तो लैब में कितनी देर में हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, कम मिलेगा। बट अगर हमें पूरी मार्केट में चीज़ सप्लाई करनी है तो ऑफ कोर्स बेटे हमें वी हैव टू यूज़ द मशीन्स, वी आर नॉट रिलाई ऑन द ह्यूमन सोर्स only, we need to have some kind of machinery involved in that. Okay, so that is why there is the use of bioreactors. Okay, so इसके बाद यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद क्या करना होता है बेटे, हमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी करनी होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है जिसमें हमने हमारा प्रोडक्ट निकाला, उसमें कुछ अच्छा भी बना होगा, बुरा भी बना होगा, उसमें सिलेक्शन करनी कि अच्छा चीज़ कौन सी है, बुरी चीज़ कौन सी है, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको टेस्ट करना कि क्या ये जो अच्छी चीज़ बनी है ये अच्छी है कि बुरी है, उसकी टेस्टिंग भी तो अच्छी है। जैसे बेटा कई बार हम क्या करते हैं, कई बार कोई दवाई बनानी होती है या कोई एंटीबायोटिक्स बनाने होते हैं या वैक्सीन्स बनाने होते हैं, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले वो इन विट्रो टेस्टिंग होती है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शंस पे, फिर उसको लिविंग सेल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, फिर उसको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, देन इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द मार्केट। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि बस साइंटिस्ट ने बनाई, उठाई और ट्रांसफ़र कर दी, ऐसा नहीं होता। इट टेक अ लॉन्ग टाइम उसको बनने में, ठीक है, उसको फिर मार्केट में सप्लाई करने में। और डेफिनेटली अगर हमें उस चीज़ को मार्केट में सप्लाई करना है तो उसकी जो प्रोडक्ट की तादाद है बनने की वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, किसकी, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन्स है, जो हमने एक्चुअली हमें चाहिए फॉर द मार्केट यूज़। द प्रोडक्ट इज़ फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रेजर्वेटिव्स, ऑफकोर्स बेटे अगर तो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करनी है तो उसके लिए तो प्रेजर्वेटिव्स भी यूज़ होंगे। हर चीज़ के लिए प्रेजर्वेटिव होता है। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी मार्केट से चीज़ लेके आते हो खाने वाली, तो उसमें प्रेजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर यूज़। जैसे आपने ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा कि जो चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं जस्ट टू कीप इट की फॉर द लॉन्गर रन, उसको संभाल के रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल टेस्टिंग फॉर द ईच प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया बेटा ऑलरेडी, कोई भी चीज़ जो मार्केट में हम सप्लाई करते हैं, कोई दवाई है, कोई वैक्सीन है, कोई एंटीबायोटिक्स हैं, वो कभी भी मार्केट में ऐसे ये नहीं होगा कि बस बनी और मार्केट में सप्लाई कर दो। दैट नीड्स टू हैव अ कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देन इट इज़ ट्रांसफर टू द पीपल्स। ऐसे नहीं होता कि बस बनी और ट्रांसफ़र होगी, ऐसा कभी नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा बेटा। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी बेटा।